बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कबड्डी का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन आज हम एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि जब हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी है, जब हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मईशत को हमने बेहतर करना है, तो इन दोनों चीज़ों का जो लिंक है वो इस इशू के साथ वाबस्ता है। और अगर हम इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, पूरे पाकिस्तान को जितनी भी कोशिश कर लें, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और मईशत को बेहतर करने के लिए हम मेरी पर्सनल कैलकुलेशन में हम 20 से 30% अचीवमेंट्स कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। अगर हमने इससे ज़्यादा बढ़ना है तो हमें इन दो इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, उस एरिया को फोकस करना पड़ेगा। मेरी मुराद बलूचिस्तान है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज़ हैं। और एहसास से महरूमी एक लफ्ज़ बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। जिसने भी आप बलूचिस्तान के जो रिहायशी हैं उनसे मिल लें, उनका एक ही होता है कि जी हमारे यहाँ एहसास से महरूमी है। और एहसास से महरूमी नाज़रीन इकराम कोई एक दिन में या एक महीने में या एक साल में नहीं डिवेल्प हो सकता। ये सालों लग जाते हैं, दहाइयाँ लग जाती हैं ये एहसास से महरूमी डिवेल्प होने में। दूसरा इशू ये एहसास से महरूमी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पे जो सरदारान हैं और उनकी डिमांडें भी बढ़ती जा रही हैं। ये वो कहते हैं कि जी हमें देते जाएं, अवाम को छोड़ते जाएं और बाकी बस देखता जाएगा कि जी क्या होता है। तो इससे सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे और हमने आज गुफ्तगू के लिए दावत दी है अब्बास दस्ती साहब को, जो स्पेशलिस्ट हैं अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे, एनालिस्ट भी हैं और कॉलम भी लिखते रहते हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। अब्बास दस्ती साहब आपको वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दस्ती साहब, ये इशू हमारा बलूचिस्तान का, इसको अगर हम नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए अगर हम कहें कि जी आप इसको इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि ये कब शुरू हुआ, पाकिस्तान बनने से पहले का इशू था, पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुआ ये मिलिटेंट विंग और ये जो बलोच तंजीमें बनी कि जी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जी हम आज़ाद बलोचिस्तान बनाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत शुरू से नहीं करते थे, पाकिस्तान के लिए मरते थे, जीते थे, सारा कुछ था। तो ये इसकी बैकग्राउंड है क्या? देखें, जो बलूचिस्तान का मामला है ना, बलूचिस्तान के लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुहिब्बुल वतन हैं और हमारे बलोच जो है वो किसी भी दूसरी कौम से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत भी रखते हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। अब जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक़ है तो ये वहाँ का जो कल्चरल, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि बलूचिस्तान या बलोच जो लोग हैं वो एक मेंटेलिटी होती है, हर कौम की एक ख़ास कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो ये हैं कि ये किसी की भी बालादस्ती जो है वो कबूल नहीं करते किसी भी सूरत में, और बज़ोर बाजू तो मुमकिन ही नहीं है कि ये कर जाएं। अब ये था कि ये लोग सदियों से उन इलाकों में रह रहे थे जहाँ पे वसाइल नहीं थे, वो संगलाख पहाड़ थे, बारिशें भी नहीं होती थी, पीने का पानी भी नहीं था, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। उसके बाद जब अंग्रेज़ आने से पहले यहाँ पे ये था कि बादशाह थी, हमलावर आते थे उधर से और वो बलोचों के साथ मिल बैठ के उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके और वो आगे निकल आते थे। उनमें से कई जगहों पे हमें ये भी मिलता है कि जी बलोचों ने उनका वहाँ तक साथ भी दिया। इवन जो आपको मैं बताऊँ कि जहाँ से कहा जाता है कि जी बलोच की बाकायदा एक हिस्ट्री शुरू हुई, कौम तो बहुत पहले से थी, वो मीर चाकर खान साहब के हवाले से है। चाकर आज़म भी कहते हैं उनको। तो उनका मकबरा जो है, हालांकि वो बलोच थे और बलोचों के जद्द अमीर थे, तो बलोच जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से तो है नहीं, ये तो अरबी नस्ल हैं और बदरिया ईरान पाकिस्तान आए थे। तो उनका मकबरा उकाड़ा में एक जगह है, सतगरा, वहाँ पे मौजूद है। और वो गए थे हुमायूं के साथ वहाँ पे जंग लड़ने के लिए। जब इनसे हुकूमत छिन गई फिर ये वापस चले गए और मिर्ज़ा ने छीन ली, फिर वापस चले गए। तो वापस होके वहाँ से वो फिर साफारा होके वापस आए तो फिर उन्होंने इनको साथ लिया।
तो वो तो चलती रही थी। फिर जब अंग्रेज़ आ गया बर सग़ीर में और अंग्रेज़ ने अपनी रेट कायम करने की कोशिश की बंदूक के ज़रिए बज़ोर बाजू, तो उस वक्त बलोचों ने बहुत शदीद किस्म की मुज़ाहमत की अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी। और ये तो अंग्रेज़ लिखता भी है अपने गज़टियर में कि जी मुझे किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना, या उससे पहले भी हमलावरों के हवाले से कोई मुज़ाहमत का सामना होता था तो ये जो कोह सुलेमान की पहाड़ी है इससे आगे आगे होता था। इधर फिर दिल्ली तक जो है वो लोग फूलों के हार लेके खड़े होते थे। तो वो उनके साथ लड़ते रहे। उसके साथ लड़ते लड़ते फिर उसी दौरान ये हुआ कि चूँकि पहले तो वो आप समझ लेना कि टुकड़ों टुकड़ों की हुकूमत थी। जैसे अभी भी इलाके बलोचों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बुगटियों का इलाका ये है, मरियों का ये है, मज़ारियों का ये है, लगारियों का, खोसों का, मेंगलों का, लहरियों का, जहरियों का, व्हाट्सएवर। तो वो मुख्तस हैं। तो वो उधर उसका जो सरदार होता था उसी की डोमेन होती थी, उसी का हुक्म चलता था। फिर अंग्रेज़ आ गया तो अंग्रेज़ ने बहुत सारे इलाके फ़तह कर लिए। ठीक है, जंग बड़ी लंबी लड़ी बलोचों ने, लेकिन ज़ाहिर है वसाइल नहीं थे। ये तो तलवार से लड़ते थे बेचारे, तीर कमान से लड़ते थे, और उसके पास बंदूकें थीं, तो वो करते रहे। लेकिन उस वक्त कुछ हिस्सा ऐसा था जिसको हम स्टेट ऑफ कलात कहते हैं। ये कलात जो है ये एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे अंग्रेज़ों के दौर में भी रही। अंग्रेज़ों ने इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, और जिस तरह बाकी बरसगीर में कुछ सल्तनतें जो है आज़ाद स्टेट के तौर पे काम कर रही थी अंग्रेज़ों के साथ, तो कलात भी उनमें से एक थी। अब जब पाकिस्तान बना, ये फ़ैसला हो गया कि इन स्टेटों को ये इख्तियार हासिल है कि वो जहाँ अपना जाना चाहें चले जाएँ। तो पहले तो ना गया, कलात जो है पहले नहीं शामिल हुआ पाकिस्तान के साथ, उन्होंने अपनी अलहदा से जो आइडेंटिटी है वो कायम रखने की कोशिश की। जबकि बाकी बलूचिस्तान शामिल हो गया, जिसका मैं बताया कि जी वो आखिरी वक्त पे, और उसमें जो मेजर किरदार था वो नवाब अकबर बुगटी साहब का था पाकिस्तान के हक़ में। और वो हो गया तो कलात ना हुआ। फिर कैद आज़म साहब जो है ये गए उधर नवाब ऑफ कलात के पास, और उनके साथ इनकी गुफ्तगू शुरू हुई। फिर ये डिसाइड हुआ कि वो शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान में, और वो शामिल हो गए। अब शामिल होने के बाद काफ़ी ऐसे के बाद फिर उनको ख्याल आया कि यार ये फ़ैसला हमने गलत कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी अब इसको अंडू कर दें। तो उस वक्त फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप देखें ना कि ये तो उसी तरह की बात है कि आपने मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ कर दी, मस्जिद बन गई, अब उसको आपने कहा आप हमें ज़मीन वापस कर, मस्जिद को शहीद करके तो हमें ज़मीन वापस करें। तो ये सिचुएशन बनी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक जो आप समझ लें कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी जो स्टेट जो है एलिमेंट शुरू हुआ। अच्छा। और उसको लीड कर रहे थे वो जो नवाब ऑफ कलात थे, और या उसके आगे जो नस्ल थी, औलाद थी। फिर ये हुआ कि वो बलूचिस्तान के कुछ और सरदार उसमें पड़े, और इन लोगों को वो ले आए पहाड़ से उतार के, इसको भी नवाब खैर बजमरी को भी, इन दोनों को। और नवाब खैर बजमरी तो खैर बाद में आया बीच में, लेकिन इसको ले आए, पहले ले आए। फिर आने के बाद फिर इनके दरमियान कोई गलतफहमियाँ पैदा हुई, और वो फिर अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद फिर आखिरकार वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो मामला जो है काफ़ी अर्सा चलता रहा वहाँ पे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना दम तोड़ता गया, और लोग अपनी रूटीन में आ गए और पाकिस्तान के उसमें शामिल हो गए। लेकिन जो एक चीज़ जिसको मैं अभी भी कहता हूँ कि वो एक माइनिंग की तरह पड़ी हुई है, माइन की तरह पड़ी हुई है, जो जिसको हम बारूदी सुरंग कहें, वो ये है कि जब तक आप किसी भी एरिए को एरिया नहीं बनाते, एरिया से मुराद ये है कि चूँकि पाकिस्तान जब बना था ना, तो मुख्तलिफ एरियाज़ का मुख्तलिफ स्टेटस था। यानी कुछ एरियाज़ ए एरियाज़ थे, कुछ बी एरियाज़ थे, कुछ सी एरियाज़ थे, और उन एरियाज़ का जो कानून था वो भी मुख्तलिफ होता था। इवन आपको मैं बताऊँ, पंजाब के अंदर भी जो डीजी खां, राजनपुर का, ये दो कच्चे का इलाका, नहीं कच्चे का तो खैर सेटल्ड एरिया है, लेकिन जो पहाड़ का इलाका है, कोह सुलेमान का जो इलाका है, ये भी बेसिकली बी एरिया था। आप देखें वहाँ पे पुलिस नहीं है, इस वक्त भी वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है राजनपुर और डीजी खान के अंदर। तो आप जो बी एरिया से, इसी तरह आप अगर सरहद में देखें तो ये जो एजेंसियाँ हैं हमारी सारी, फिर उसके बाद ये वज़ीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ, ये सारा, और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी एरियाज़ थे, और मोस्टली बहुत ज़्यादा थे।
यानी अभी कुछ बढ़ा है, वरना पहले तो ये था कि सिर्फ 2 अजला ऐसे थे जहाँ पे पुलिस थी बलूचिस्तान में, बाकी पूरे बलूचिस्तान में कहीं पुलिस ही नहीं थी। ओके, ठीक है। और जो वो 2 अजला थे जिनमें पुलिस ही कोयटा और लोरलाई थे, उसकी रिट भी जो है वो आप समझें कि 9 किलोमीटर तक होती थी पुलिस की। 9 किलोमीटर से आगे जो है पुलिस के हाथ खड़े हो जाते थे। और फिर क्या था, वहाँ पे थी लेवी, ठीक है, उसको लेवी बोलते हैं वहाँ पे उसकी मकामी लैंग्वेज में, और ला में भी ऐसे ही है। अब वो लेवी ये थी कि जब अंग्रेज़ ने इन बलोचों के साथ कंप्रोमाइज़ किया और इनको हुकूमत में अपनी शामिल कर लिया, तो एक मुआहदे के तहत ये हुआ कि वो डिक्लेयर हो गए कि ये लोग जो है फ़लाँ इलाके के तुमंदार, सरदार, मलिक, व्हाट्सएवर जो भी होंगे ये होंगे। और उनकी ये शर्त थी कि जो बंदे भर्ती होंगे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनको तनख्वाह देगी स्टेट। ओके। और वो बंदे होंगे सवाबदीद पे सरदार की, मतलब फौज बनाएगा वो सरदार, ठीक है, अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसको पैसे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। तो वही चीज़ फिर आगे चलती रही। अब यहाँ पे देखें, मैं जो बात करता हूँ ना वो ये है कि ये काम आर्मी का नहीं था इसको ठीक करना, ये पॉलिटिकल था, ये इसमें कानून साजी की ज़रूरत थी। और कानून साजी के ज़रिए ये वहाँ पे पुलिस भी बना देते, बाकी चीज़ें भी बना देते। अब मैं आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करें कि वो जो लेवी का बंदा है, अगर वो चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसको नौकरी सरदार ने दी है, ठीक है, उसके बाद गन सरकारी है, वो गोलियां भी सरदार ने दी हैं, ठीक, गोलियां भी मैं कहता हूँ उसको स्टेट ने दी हों, तो जिसने उसको नौकरी पे लगाया उसने हुक्म तो उसी का फॉलो करना है ना। जैसे ये बताया ना, ये जो पाकिस्तान बनने से पहले ये लेवी जो थी, इनको सारा का सारा सरदार, लेवी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये 3 का ट्राइका था जी। पाकिस्तान बन गया जी, उसके बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो निकल गई जी। अभी वो लेवी वाला जो स्टेटस था वो एज इट इज रहा, एज इट इज अभी भी है, तो उसको अभी भी स्टेट पैसे देती है जी, अभी भी वो उसको स्टेट पैसे दे रही है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान के, जो असल में लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, नहीं, जो स्टेट उसको सरदार को पैसे दे रही है, सपोज आप एक सरदार को तो नहीं दे रही, लेवी को दे रही है, तो लेवी है तो, लेकिन लेवी में कोटा है। अब जैसे बॉर्डर मिलिट्री है डीजी खां में, यहाँ भी कोटा है, तुमंदारों का कोटा है, यानी बुजदार ट्राइब आबाद है जिस एरिया में, वहाँ पे बुजदारों के बंदे भर्ती होंगे, बुजदार का जो सरदार है वो रिकमेंड करेगा कि ये बंदा भर्ती हो। इसी तरह आप गुरचानियों के इलाके में चले जाएंगे तो गुरचानी डिसाइड करेंगे कि कौन हो, आप लिगारियों के इलाके में तो लिगारी, तो वो अपने अपने हिस्से का सारे भर्ती करा लेते हैं। मेरा कंसर्न दस्ती सब ये था कि जी जब मैं एक इलाके का सरदार हूँ जी, मैंने 500 बंदों की लेवी भर्ती करनी है जी, आप स्टेट में बैठे हुए हैं, आपने मुझे पैसे देने हैं उन लेवी के जी। अच्छा, जब मैं बिगाड़ पैदा करता हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं कहते? स्टेट को कहना चाहिए ना उनको, जब पैसे दे रही है, उनको पाल रही है। हाँ, अब देखें ना, ये एक बड़ी आपने बीच में से नुक्ता निकाला है। अब ये समझने वाली बात है क्या है ये कि वही इकनॉमिक इशू जिसकी हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में चूँकि बलोच एरियाज़ में स्पेशली इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ये लोग माइनिंग वाइनिंग करने नहीं देते अपने इलाकों में, और एग्रीकल्चर सेटअप कोई इतना अच्छा है नहीं, पानी की वजह से ज़मीनें भी मुनासिब नहीं हैं, बहुत थोड़े से अजला हैं जहाँ पे कोई इसका सिस्टम है। तो जो बलोच बलोच सरदार का जो सारा मुआशी निज़ाम है वो 2 चीज़ों के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा, एक तो ये अनफेयर मीन्स, ठीक है, जिसमें वो आप उसकी स्मगलिंग भी शामिल कर लें, आप उसकी ये चोरों डकैतों की सरपरस्ती कह लें उसको, इसी तरह से मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ जिसको आप सोशल क्राइम कह दें, ठीक है वो। और फिर दूसरे नंबर पे जो उसका सबसे अहम हथियार होता है या सबसे अहम सोर्स ऑफ इनकम है वो है ये गवर्नमेंट का बजट जो आता है वफाक से, और ये वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए होता है, तो वो उसकी नज़र में होता है। अब वो जब पैसा वहाँ पे जाता है, देखें हर दौर में आपने देखा होगा, और अभी तक भी यही सिचुएशन चल रही है जब हम ये बात कर रहे हैं कि NFC अवार्ड में से जो एक फार्मूला बनाया गया था कि जी ये सूबे इनका इतना % होगा आबादी के लिहाज से, उसमें 3-4 चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फार्मूला वज़ा किया था। उसमें से बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा ले जाता है, इसी बुनियाद पे कि हम डेवलप्ड नहीं हैं, ठीक है। और वो हिस्सा जो है 2 सूबे, पंजाब सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, अपने हिस्से में से देता है, और दूसरे नंबर पे सिंध देता है। सरहद का मुझे कंफर्म नहीं है कि वो देता है या देता है तो बहुत थोड़ा देता है,
लेकिन ये 2 सूबे तो मुझे श्योर। अच्छा, ये एक तो ये इस तरफ ज़्यादा पैसा चला जाता है उसके पास। फिर हर हुकूमत हमारी, जो भी हुकूमत आई है, चाहे जिसकी भी थी, फौजी हुकूमत रही, किसी सियासी जमात की, जो भी खसूसी पैकेज अनाउंस होते रहे, खसूसी पैकेज। उसके तहत अरबों रुपए के बलूचिस्तान को जा रहे हैं जी, ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, क्योंकि ये पीछे रह गया और वो 72 सालों से वो आगे नहीं आया। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि पॉलिटिकल फोर्सेस जब पैसे दे रही है, ठीक है, नहीं मैं अपने बच्चे को पैसे देता हूँ या ये 10,000 रुपये ले, ठीक है, ये काम करने, तो वो नहीं करता तो मैं उसे पूछूंगा ना। अब आता है आपके सवाल की तरफ। अब वो जो पैसा है वो तो हड़प कर जाता है किसी न किसी रंग में सरदार, ठीक है, कागजों में रोड भी बन जाता है, डैम भी बन जाते हैं, स्कूल भी बन जाते हैं, फलां फलां हो जाता है। अगले साल पता चलता है जी सैलाब आया, लूट खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब इसकी प्रोब शुरू होती है तो खुरा कहाँ पहुंचता है? जब खुरा वहां पहुंचता है तो फिर उधर से डोरी हिलाई जाती है, ठीक है। और फिर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि देखें जी हमारा हमने आपको बचाया हुआ है, हमारी वजह से आप बचे हुए हैं कि हमने इनको रोका हुआ है, अदरवाइज तो फिर ये तो नहीं रहना चाहते आपके साथ। जबकि उनका कोई इशू नहीं है, ठीक। वो चुप हो जाए, सरदार के खिलाफ इंक्वायरी बंद हो जाए, नैब बात करना शुरू ना करे, ख़त्म कर दे, एंटी करप्शन कहानी ख़त्म कर दे, सुकून है। जब सरदार के खिलाफ बात शुरू होगी करप्शन पे और इन चीज़ों पे, तो वो ये आपको कहीं से फायरिंग भी शुरू हो जाएगी, कहीं पे खंबा भी उड़ जाएगा, कहीं पे गैस की पाइपलाइन भी उड़ जाएगी, ये कहानी शुरू हो जाएगी। ये वहाँ पे इस वक्त चल रहा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, देखें 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तो हुकूमत रही है ना जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी सेंस नहीं थी, इतना विजन नहीं था कि ये इशू आ रहा है, हम हर साल इतना अरबों रुपए का इनको फंड दे देते हैं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? लोग गरीब तो बेचारे, देखिए ना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ, मेजर पानी नहीं है वहाँ, उनके स्कूलिंग नहीं है उनकी, ये 3 इशूज़ तो बेच सके ना जी। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं ना, हमारी जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, वहाँ पे 3 पार्टियां, 4 कह लें किसी हद तक आप, लेकिन मेजर तो 3 है, नून लीग और पीपीपी, और दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट वहाँ पे हमारी मजहबी जमातें हैं, जिसमें जमीयत ही सबसे ज़्यादा उसका असर, मौलाना साहब का, ठीक है ना। अब यही तो लोग हैं जो कर रहे होते हैं और यही जमातों में शामिल हैं, तो कौन इनको रोके? नहीं, जैसे इन तीनों जमातों की सिवाय मौलाना के अलावा जी पीपल्स पार्टी की वहाँ पे पिछले देखें ना, ये 30-40 साल में कितनी नुमाइंदगी रही है। नून लीग की भी देखें, मैं आपको बताऊं, नून लीग की भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, माइनस ही है ना जी। किसकी? नून लीग की नुमाइंदगी वहाँ नहीं, अभी तो देखें तकरीबन वो 30-40 साल पिछले की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वैसे तो किसी की नहीं है, वैसे ने वहाँ काम ही नहीं किया। पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ पे, ये जो जमातों की बात कर रहे हैं ना, ये जमातें अपनी, इनकी प्रेजेंस वहाँ पे तभी होती है जब वहाँ का बासर सरदार नून लीग में जाएगा तो नून लीग होगी, वहाँ का सरदार नून से हट के वो जमीयत में चला जाता है तो जमीयत होगी, वो पीपल पार्टी में चला जाता है तो पीपल पार्टी होगी। अब ये इसलिए उनको नहीं छेड़ते कि ये चले जाएंगे और हम फिर वो एक सूबे की जमात बन के रह जाएंगे और हमारी बलूचिस्तान में प्रेजेंस ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी ब्लैकमेल होती है उन लोगों से। वो देखें, एक मैंने पढ़ा था कहीं पे कि ज़ियाउल हक जैसा बंदा जो है बलूचिस्तान के, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो कहते थे मेरे सामने ना आया करे ये बंदा, अपने स्टाफ को उन्होंने कहा हुआ था, क्योंकि उसने कोई ऐसी हरकत की थी उसमें, लेकिन उसको बर्दाश्त किया हुआ था उस बंदे ने भी, और वो वज़ीर आला भी था बना, ठीक है, काफ़ी अहम ओहदों पे भी रहा, लेकिन उसके बावजूद उसको करना पड़ा बर्दाश्त, क्योंकि मजबूरी थी। अब ये एक ऐसा ही मजबूरी बन चुकी है सब की कि कोई भी इसमें से जो असल इशू है उसको ना देखना चाहता है, ना हल करना चाहता है, ना करता है, और वो सारा मलबा आ पड़ता है फिर एजेंसियों के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब आखिरी एक जो आप समझें कि सलूशन होता है, ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी पुलिस फोर्स नाकाम हो जाती है, जब आपकी मकामी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो जाती है, तो जो आर्मी है वो एक अल्टीमेट आपके पास सलूशन रह जाता है, वो फ्रंट उसको आना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते ना मुल्क को ऐसे अनअटेंडेड। यही सिचुएशन बलूचिस्तान में है कि वहाँ पे जब
लेवी तो बिल्कुल ही फारिग है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है, पुलिस नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करे? अच्छा, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे वहाँ पे आते हैं जी। अभी मुझे ये बताएंगे कि ये जो बलूचिस्तान की आबादी है तकरीबन 1,48,00,000 के करीब है, जो अभी जो 2023 का जो सेंसस हुआ है, इसमें 6.6 मिलियन जो है ना जी वो बलोच है जी, 66 लाख के करीब, तकरीबन 55 लाख के करीब पश्तून है जी। अच्छा, ये जो इश्यूज़ है हमारा, ये सारा का सारा, ये जितना अब तक कोट होता आ रहा है, ये सारा का सारा बलोच के नाम से आ रहा है जी। इसमें पश्तून की कंट्रीब्यूशन बहुत कम आती है, ना होने के बराबर है जी। अच्छा, 55 लाख को अगर हम कह देंगे कि जी वो पश्तून है जो इसमें मिलिटेंट विंग में, जिसमें BLA और बाकी सारी वो हमें पूछेंगे भी आपसे कि जी वो कितने मिलिटेंट विंग हैं, तो इसमें अगर वो 6.6 मिलियन जो हैं ये बलोच हैं, तो इसमें से मिलिटेंट विंग के साथ कितने अटैच्ड हैं जी? मिलिटेंट विंग हैं कितने वहाँ पे? मिलिटेंट विंग के बारे में हम कोई अथेंटिसिटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो सामने आई हैं इंफॉर्मेशन वो कोई 7 से 8 ग्रुप हैं, लेकिन उसमें भी इस तरह से है कि ये कुछ अरसे के बाद अपना नाम चेंज कर लेते हैं, चूँकि अच्छा फिर इनमें जो है ना वो आपस में लड़ाई हो जाती है, तो एक ग्रुप जो है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो फिर अपना अपना नाम रख लेते हैं। तो अभी तक तो कोई 7-8 के करीब जो है मतलब नाम सामने विंग को किसी न किसी हवाले से सुपरविजन या सपोर्ट या फंडिंग फाइनेंशियल स्टॉर्स में या वैसे भी ये सारी ये बलोच सरदार ही कर रहे हैं। नहीं, बलोच इंटरनेशनल भी इन्वॉल्वमेंट है। बलोच सरदार जो है ना, बलोच सरदार इसमें सारे तो नहीं है ना, सारे नहीं, मतलब हाँ वो तो चंद लोग हैं। ये तो इंटरनेशनल कर रहा है जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल भी दसी सब इन बगैर इन सरदारों की इनको साथ मिलाए वो कैसे मिलिटेंट विंग डेवलप कर सकते हैं? सरदारों को ही कर रहा है। देखें, जो आपकी 3 तरह के लोग हैं, एक तो सरदार है, ठीक है। अब सरदार भी मैं आपको बताऊं कि कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं रहे। अब तो एक ही बंदा है, वो 2 लोग हैं, अब वो सरदार भी नहीं है बेसिकली। तो सरदार तो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। नवाब अकबर बुगटी सरदार था, बुगटी कबीले का, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसके बाद उसके जो जानशीन हैं वो शाहजैन बुगटी साहब हैं, तो वो साथ है, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है वो इस वक्त, और ना कभी उसने कोई बात की है इस हवाले से। पॉलिटिकल साथ अटैचमेंट है उसकी, आपको पता है, तो वो तो ख़त्म हो गया उसका इशू। उसके बाद आ जाते हैं हम कोलू वाली उस पर, जो खैर बख्श मरी साहब में थे, उनकी अगर लिगेसी को कोई बंदा चला रहा है, तो वो भी जो हर्ब यार की हम बात करते हैं, तो हर्ब यार जो है वो सरदार तो नहीं है, सरदार तो उनका दूसरा बेटा है जो बना है उनके बाद, वो भी बैठा हुआ है कोलू में, काम कर रहा है, इलेक्शन लड़ता है, वो बाकायदा असम्बलियों में होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ऐसा उस तरह से वो जमाली भी, और जमाली साहबान तो बड़े प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, ये तो ये इसके मेंगल साहबान जो है वो विकेट की दोनों साइडों पर खेलते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो उनके दोनों साइडों पे। उसके अलावा तीसरा नाम ही नहीं है जी, आप मुझे बताएं, कोई भी नहीं है। अब ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हर्ब यार हो गया, वो दूसरा जो बरामदाग है, या इसी तरह के अभी इधर अब चूँकि स्टेज ये एक अभी हम बात करेंगे इस पर कि ये पहले स्टेज उधर था, ठीक, पहले स्टेज उधर था। अब भाई मसला तो था कलात का, ठीक, वो के बचा आके एंड पे आके वो कोलू में, जो कि आपका आखिरी इधर तकरीबन एरिया बनता है, वो इलाका बनता है। क्यों? तो कोई ना कोई इसमें होगी ना। अच्छा, वो अब ये फिर उधर चला गया है, अच्छा फिर कलात की तरफ चला गया, अब फिर उधर चला गया है, और उसका कलात इशू से अब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ना वो कलात वाले लोग हैं, ठीक है, ना उनके कोई वरसान है, ठीक है। अब ये जो लोग सामने आ रहे हैं उसमें, ये तो मेरा तो इनके बारे में जो रिसर्च है वो तो ये है कि ये बेसिकली पाकिस्तान के बलोची नहीं है। उसको भी मैं बड़ी अथेंटिसिटी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ थोड़ी सी अपनी रिसर्च की है, जिसको मैं आगे आगे बताता भी हूँ। तो ये जो जिसमें अल्लाह नज़र बलोच जैसे लोग हैं, इसी तरह कुछ और नाम हैं, ये मारंग, ये वो लोग, ये उसी के वो मारंग, उसकी नज़र बलोच की बेटी इसके साथ थी, मारंग के साथ थी। अब नज़र बलोच जो है ना, ये देखें यहाँ वहाँ बैठ के ना लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है ना, ये भी बलूचिस्तान
के हकूक़ की या बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करता है, लेकिन ये बात बलूचिस्तान के लोगों की नहीं करता। ये बलूचिस्तान के उन्हीं सरदारों की बात करता है जो इस इशू के मेन पैदा करदा लोग हैं और इसको लेके चल रहे हैं। ये उन्हीं के मफाद की तहफ़्फ़ुज़ करता है। इशू को तो हाईलाइट कर रहा है, तो इशू की काज नहीं करता। ये वजह क्या बनी? उसकी काज भी करे और फिर ये बताए कि भाई इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो कौन है। ये तो उन बेनिफिशियरियों को उल्टा मजलूम बना के पेश कर रहा होता है। यानी वो 6 अरब रुपए पे लड़ रहे हैं। हर्ब यार का भाई इंडिया से 6 अरब रुपया आया, हर्ब यार और उसका भाई जो है वो आपस में लड़ पड़े इस बात पे, तंजीमें अलग-अलग हो गई, ठीक है, पैसे के पीछे। और ये बैठ के जी बलूचिस्तान में जनाब ये हो गया, बात करेंगे तो बलूचिस्तान में खैर भाई खैर भाई मर्री को क्या प्रॉब्लम है, ही इज बिलियनियर। दुनिया के कई मुल्कों में उसके बिजनेस हैं, उसके एस्टेब्लिश वो बंदा है, अगर वो चाहे तो अपनी कौम के एक एक बंदे को करोड़पति बना सकता है। था मतलब अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन नहीं हुआ बिकॉज उसको इस बात से कभी शौक ही नहीं है ना, वो चाहेगा कि ऐसा हो, बिकॉज वो अगर ऐसा चाह जाए तो ख़त्म हो जाए। अभी जो बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ, मैं मायूस इसलिए नहीं हूँ, बड़ा मैं पुरुमीद हूँ कि ये जो सोशल मीडिया आया है ना, इसने बलूचिस्तान का जो असल बलोच है या नौजवान है ना, उसको बड़ा बेदार किया है। ओके, ठीक है, उस पर हम आगे आगे बात भी करते हैं कि क्या तब्दीली आई है। तो वो जो है ना, ये फिर ये लोग जो है बैठ के ना इन लोगों को आगे करके, तो अब ये लोग आ गए जी नज़र बलोच साहब और ये वो सारे। नज़र बलोच को एजेंसी उन्हें 2 दफ़ा आइडेंटिफाई हो गया, पता चल गया कि ये है, मुखालिफ सरगर्मियाँ सामने आ गई। उसके बाद इनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वार्निंग दे के इनको छोड़ दिया कि भाई जा, अब तो मेहरबानी कर, पढ़ा लिखा आदमी है, ये काम ना कर दो जिस काम पे तो लगा हुआ है। बाज नहीं आया। उसके बाद फिर शुरू। तो फिर मुझे पता है क्या हाल है एजेंसियों के पास, और एजेंसियां क्या करें फिर। उधर पाकिस्तान की स्टेट है, उसके अंदर क्या लोगों को इजाज़त दे दी जाए कि ये आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से जो कार्रवाइयाँ दिल करे करें। पंजाब का बंदा बलूचिस्तान में जाएगा तो उसको मार देंगे। अच्छा, किसी और कौम का बंदा, भाई ये तो आपने अभी खुद भी बताया है कि जी 70 लाख के करीब होंगे। तो पाकिस्तान जी, 60 लाख बलोच है और 55 लाख वो, ठीक है, मैं कहता हूँ 70 लाख लगा। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच है वो तकरीबन 6 करोड़ है। ठीक है, तो ये तो उसकी 1/4 भी नहीं बनते बलोचिस्तान वाले। तो ये किस तरह से पूरे बलोच पाकिस्तान के पूरे बलोचों की जो है नुमाइंदगी कर रहे हूँ या आवाज़ बन के उठ खड़े हूँ। अच्छा, ये जो रेकॉर्ड एक्ट था उसमें और ये गवादर से ये इस बलूचिस्तान की जो एरिया है उसमें कुछ मईशत का, क्योंकि आपका बेसिक इशू मईशत का था। एग्जैक्टली तो मईशत के जो हम अगर वो लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, लोगों की सेहत के मसाइल हल नहीं करेंगे, लोगों को पीने का पानी नहीं देंगे, तो उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते। ये सारी की सारी जो PCU अवाम है, ये सरदार की मरून मिन्नत रहेगी कि सरदार के डेरे पे जाएंगे, वहाँ पे 100 बंदों का खाना पक जाएगा, वो कपड़े भी दे देगा तो हम गुजारा कर लेंगे। तो ये जो रेकोडेक का इशूज़ था यहाँ पे मिनरल्स का और सारे के स्टोन्स का था और गवादर से, इससे बलूचिस्तान की कुछ फ़र्क पड़ेगा मीशत में? CPEC ये जो आपने बताए हैं बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इशू ये है कि इनको चलने नहीं दिया जाता। ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश मैच्योर ही नहीं होने दिए, मैच्योर नहीं होने दिए जाते। और वो मैच्योर भी वही, फिर वो मैं बात करूँगा फिर उसी सरदार पे कि वो नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये हो गया तो फिर मेरी चौधराहट फिर ख़त्म। ठीक है, तो वो इसको जितने तक प्रोलॉन्ग कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। अब देखें, एक्सप्लॉइट किया जाता है बातों को। गवादर अभी शुरू हुआ है, ठीक है, बलूचिस्तान के म्यार तालीम का हाल आपके सामने है। अभी भी अगर आप वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट और इवन पुलिस भी जिसका हम बात कर रहे थे जो थोड़ी बहुत है, उसका अगर आप डाटा निकलवा लें ना, अभी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, महकमा तालीम में पहले 75% इसी जनूबी पंजाब के लोग थे। अच्छा। जो जनूबी पंजाब के लोग थे, क्योंकि बंदा ही नहीं था बलूचिस्तान में पढ़ा लिखा इस तरह की एजुकेशन की तरफ आ सके। ठीक है, और इसी तरह पुलिस में भी यही हाल था। अभी भी वो लोग जो आ रहे हैं वो भी इस तरह से आ रहे हैं कि म्यार तालीम सिफर है। अब वो डिग्रियां आ गई हैं, धड़ाधड़ वो दे रहे हैं, उधर तकसीम हो रही हैं, ले जाएं जी। सिंपल दरख्वास्त लिखना नहीं आता और वो इसलिए कम्पीट नहीं कर पाते फिर बाकी उसे। अब गवादर आया, अब भाई इसके लिए आर्किटेक्ट कहाँ से आएंगे? बलूचिस्तान में तो है नहीं। ठीक, इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? बलूचिस्तान में तो नहीं है, बाहर से आएंगे। लेबर के लिए अल्टीमेटली यहीं के लोग होंगे। जब ये
इंजीनियर्स आके, ये आर्किटेक्ट आके, ये लोग एस्टेब्लिश कर जाएंगे गवादर को, उसके बाद यहाँ पे करोड़ों कंपनियां आएंगी, लाखों कंपनियां आएंगी, और उन लाखों कंपनियों को वर्कर्स की जरूरत होगी, मैन पावर की जरूरत होगी, और वो आके यहाँ पे आप लोगों का किस्मत खुलेगी। इंटरनेशनल भी जो फैक्टर्स है वो भी एक्टिव है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा है ना, इंटरनेशनल फैक्टर्स है, उसको कंट्रोल नहीं कर रही पॉलिटिशियन, ना बलोच कौम के जो एहसास से महरूमी डेवलप हुआ है उसको कैटर कर रही है, और ना वहाँ पे हेल्थ के काम कर रही है, ना एजुकेशन पे काम कर रही है, ना पानी पे काम कर रही है। अभी रह जाती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जी। अभी जब हमारी तारीख है जहाँ पे ज़ल्ज़ला आ गया, खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ गया, या कोई और क्राइसिस जैसे जो कोविड आ गया था, जहाँ पे हमारा जो पॉलिटिकली सिस्टम है ये कोलैप्स होने लगता है, तो वो आर्मी बगैर इन्विटेशन के फ्रंट पे आके उसको कैटर करती है। तो इस हिस्से में अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों कुछ नहीं किया? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है बेसिकली वहाँ पे। अच्छा। और अब जी, एस्टेब्लिशमेंट के अलावा तो कोई कर ही नहीं रहा ना वहाँ पे। जितना कुछ भी कर रही है एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। मैं आपको बताऊं कि ये बातें लोगों को बताने वाली हैं, वही बात कि वो हमारा नेशनल मीडिया जो है ना, ये अपना काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। अच्छा दसी साहब, ये जो हमारा जो बलूचिस्तान का इशू है, इसमें जो पॉलिटिकली फोर्सेस हैं ये तो अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ ज़ीरो शो करती हैं। इस इश्यूज़ को, मईशत के इशू को और लॉ एंड ऑर्डर के इशू को ये कैटर करने के लिए ना तो ये चाहती हैं, और ना इनमें विल है, ना इनमें इतनी कैपेसिटी है। इंटरनेशनल भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको भी ये पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं कर रही। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट किधर है? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ में हम देखते हैं कि जी अब ये खुदा न खास्ता कोई ज़ल्ज़ला आता है या सैलाब आता है, या इवन ये कोविड आया था, इसमें ये फॉर्मल इन्विटेशन या प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं रही, ये खुद ही फ्रंट पे आके उनको अवाम की को हेल्प आउट करने के लिए ये खुद ये ना हो गए थे। और जबकि ये इस बलूचिस्तान वाले इश्यूज़ में इनका किधर क्या रोल है? ये क्यों नहीं आगे आए और इन्होंने क्यों नहीं उसको हैंडल किया? नहीं, ये तो एक परसेप्शन हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक तो बॉर्डर तो है ही है, ज़ाहिर है आर्मी का वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा जो है ईरान और अफगानिस्तान ये जो बनता है, तो बहुत लंबी 1400 किलोमीटर का। हाँ, 1400 समथिंग। तो ये तो इसको तो वो कर ही रहे थे, वो तो उसकी प्राइमरी मानी है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर मैं बताऊँ कि अगर स्टेट लेवल के ऊपर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी ही है। तमाम जितनी भी वहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें मेजर जो है आपका माइनिंग का है, ये सारा माइनिंग की प्रोटेक्शन ये दे रही हैं, पूरी प्रोडक्शन भी ये दे रहे हैं, बल्कि उसकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको सिक्योर करना, उसको स्मूथली जो है चलाना, वो टोटली दे आर मैनेज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। ठीक है। अच्छा, तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इस पे क्या किया हुआ? अच्छा, उस पे एजुकेशन के ऊपर अगर मैं बताऊं तो APS, FGs, कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स, ये तो अलग हैं। सिर्फ 12 कैडेट कॉलेज इस वक्त बलूचिस्तान जैसे छोटे से जो है ना आबादी वाले सूबे के अंदर आर्मी 12 कैडेट कॉलेज जो कि ऑपरेशनल हैं इस वक्त। सारे ये बॉयज़ के हैं? नहीं, हाँ बॉयज़ के हैं, ये बॉयज़ के हैं। और एक जो पाकिस्तान का पहला ख़वातीन का कैडेट कॉलेज है, वो भी बलूचिस्तान में तुर्बत के अंदर इस वक्त ऑपरेशनल है। पाकिस्तान का पहला है जी, 200। अच्छा, ये क्यों नहीं मीडिया पे हाईलाइट होता? अब मीडिया का मैंने आपको बताया है कि देखें, वो चूँकि बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के लोग उनका इशू नहीं होते, वो एक ख़ास अशराफिया की और चंद लोगों की जो है हकूक़ की बात करते हैं, जबकि उनके तो हकूक़ है ही नहीं। हकूक़ तो गसा भी उन्होंने किए हुए हैं बेसिकली बलूचिस्तान के लोगों के, जो मलबा किसी और पे पड़ जाता है। इसके अलावा आपका CPAC, ये सारे का सारा वहाँ पे आर्मी ने ही बेसिकली कराया, FWO ने, और इन्होंने एग्जीक्यूट कराया, किसी के बस की बात नहीं थी। गवादर इवन आप देख लें, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पे या एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब के तौर पे उभरेगा इंशाल्लाह, वो भी सारे का सारा जो है आर्मी उसको लुक आफ्टर कर रही है और एस्टेब्लिश कर रही है और चला रही है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी वहाँ पे कुछ नहीं कर रही। इवन आपको एक एक चौक पे, एक एक रोड पे, नाके तक जो है वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, वो वहीं अदा कर रहे हैं बेचारे। क्या करें कि और कोई करने वाला है नहीं। अच्छा, टाइम हमारा शॉर्ट हो रहा है। अभी आपका बलूच कल्चर ये भी आ रहा है, हाँ, और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये नेशनल लेवल पे ये डे सेलिब्रेट होता है, इसके बारे में ये कब से स्टार्ट हुआ, इसका एजेंडा क्या होता है, और ये क्यों सेलिब्रेशन की जाती है,
लोकल लेवल पे, या इसका क्या कंट्रीब्यूशन होती है, और कौन इसको बेसिकली ये आइडिया किसका था और कैसे ये? अच्छा, मैंने इस पे वैसे काफ़ी कोशिश की है पता करने की कि मुझे कोई अथेंटिक इस पे सोर्स मिल जाए कि ये शुरू कब से हुआ था और कौन इसको बेसिकली इनिशिएट करने वालों में से था, तो वो तो मुझे कोई अथेंटिक नहीं मिल सका। मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, तो उस पे तो मैं कोई अथेंटिसिटी से नहीं कर पाऊँगा बात। हाँ, जहाँ तक ये है कि इसमें होता क्या है, तो उसमें ये बेसिकली प्योरली जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में मनाया जाता है। दुनिया में बलोच जहाँ जहाँ पे भी हैं, गल्फ़ में काफ़ी ज़्यादा बलोच हैं। एक दिन 2 मार्च का दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और उसमें किसी किस्म का कोई सियासी एजेंडा नहीं होता, कोई मजहबी एजेंडा नहीं होता, कोई कौमी बलोच कल्चर जो था, जो एक बहुत रिच कल्चर था। हमारा जो कल्चर था वो इतना रिच कल्चर था कि आपको मैं बताऊं कि अगर सिर्फ हम कपड़ों की बात करें ना, तो उस वक्त जब आम लोगों को कपड़े पूरे पहनने को मुयस्सर नहीं थे, तो बलोच का जो लिबास होता था वो भी देखने के काबिल होता था, जिसको अभी ये डिस्प्ले भी होता है। जिसको मुयस्सर भी होता था तो उसको ढंग नहीं था पहनने। ठीक, तो ये जो सूरत हाल थी, इसको इस डे पे उजागर किया जाता है। इसी तरह आपके जो शादी ब्याह का कल्चर है वो किस तरह से होता है, म्यूजिक को, आर्ट को, पोएट्री को, इस तरह की चीज़ों को, यानी कि आप समझ लेंगे या इसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं। जी, स्टॉक भी लगते हैं इसमें, और गैदरिंग होती है। फिर वहाँ पे जो है ना अपने अपने व्यूज़ भी लोग पेश करते हैं, फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। वहीं साज होते हैं, वहीं मिली नगमे होते हैं, शोरा हजरात होते हैं, अदीब होते हैं, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बड़े होते हैं, सब लोग मिल के जो अभी जैसे हमारे बच्चे हैं उनको भी नहीं पता प्रॉपर कि जी बलोच कल्चर क्या था, किस तरह से था। हमें किसी हद तक पता है, लेकिन हम अब बूढ़े हो गए हैं, तो आने वाली नस्लों को ये हम मुंतकिल कर जाएँ, इसी बेस के ऊपर ये जो है हर साल बलोच मना रहे होते हैं इसको। जो सिंधी कल्चर डे है ना जी, वो उसको सिंध की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है जी। तो आपका ये जो बलोच डे है, कल्चर डे है, इसको बलोच गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती? बहुत दुखती रख पे आपने छेड़ दिया है। मैं आपको पिछले साल की बात करूं, जितनी जंग हमने लड़ी बलोच कल्चर, यानी वजीर आला बलोच पंजाब का, ठीक है? अच्छा, हाँ, बुज़दार साहब बलोच जी। तो उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने कहा जी जो पहले भी मनाया जाता था वो मनाया नहीं जाएगा। फिर हमने यहाँ से बड़ी स्ट्रांग वॉइस जो है ना वो रेज़ की, जिसमें मैं पर्सनली कुछ दोस्तों के साथ, वफद के साथ, कमिश्नर से, डीसी से मिला, मैंने सेक्रेटरियों से बात की, इवन मैंने बुज़दार साहब के जो स्टाफ अफसर थे उनसे बात की, सब लोगों से बात करके तो अल्टीमेटली वो, इसको आप मिन्नत समझ लें उनकी, कि उन्होंने इजाज़त दे दी कि चलें जी मनाएं आप। बजाय इसके कि सरकारी सतह पे कोई सपोर्ट होती या मनाया जाता या कुछ होता, तो ऐसा तो होता नहीं है। बट अच्छा, यहाँ पे बड़ा जोश जज्बा होता है जी। जहाँ पे हमने 1-2 दफ़ा इसको व्यू किया है जी। तो जो बलूचिस्तान है, कोयटा है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ अच्छे शहर हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नवाब रहते हैं, सरदार रहते हैं, तो वहाँ पे जो बलोच डे सेलिब्रेशन है वो इससे अच्छी होती है या वो इससे बिल्कुल कहीं गुजरी? नहीं, वो भी अब ठीक अच्छे तरीके से मनाने लगे हैं। ज़ाहिर है वसाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आजकल अखराजात भी होते हैं, तो वो वही पहलू कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ जाता हो तो छोड़ जाता हो, वरना हर एक की कोशिश होती है कि इसको दिल खोल के मनाया जाए और अच्छे अंदाज में मनाया जाए, तो मनाते हैं। अच्छा, लास्ट अभी क्वेश्चन, जो कौम परस्त हैं वो बलूचिस्तान में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और कितना वो सक्सेसफुल रहे हैं? को हमने इस पे पहले थोड़ी सी डिस्कस कर ली है कि ये जो ट्राइब हैं वो 2-3 ही हैं, जो जिसका आपने जिक्र किया है, खैर बख्श मरी, वो भी पूरे ट्राइब नहीं है, वो लोग हैं, वो लोग हैं, हाँ, सरदार तो थे पहले, अब वो उन्हीं की औलाद में से कोई उनको काउंटर करने के लिए अभी पॉलिटिकल फोर्सेस तो कर नहीं रही, उनसे डायलॉग करने के लिए कोई करना है या उनको काउंटर करने के लिए जाना, इस पे कोई कमेंट्स करें आप? देखिए, जो कॉम्प्रेस जो है अल्टीमेटली सबसे पहला जो सोल्यूशन है ना वो तो यही है कि हमने इसको बलूचिस्तान के जितने भी बी एरियाज़ हैं इनको ख़त्म करके, बलूचिस्तान के नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के, मुशर्रफ साहब के दौर में बाकी काफ़ी सारे एरियाज़ में हो गया था, बलूचिस्तान में भी जो ये सबसे फिर ये इशू उठ खड़ा हुआ था कि सब कहते हैं जी वो पहले सुकून था, फिर फ़ौजी हुकूमत आई तो ये हो गया। बेसिकली फ़ौजी हुकूमत की वजह से नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब ने एक जो है एक पूरी उनकी पॉलिसी थी कि जी बी एरियाज़ ख़त्म होने चाहिए। ये क्या कोई पाटा है, कोई फाटा है, वो उनका ये जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो वो चाहते थे कि एक जैसा कानून पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे लागू हो।
तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है ये इश्यूज़ उठे और बातें हुई। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। सबसे पहले तो यही करें कि जी एक जैसा कानून पूरे पाकिस्तान में आ जाए, वो लागू कर दिया जाए, वो बना के, ताकि फिर उसके मुताबिक चीज़ों ने खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाना है कि जब पुलिस आ जाएगी फिर FC वहाँ पे नहीं जाएगी ऑपरेशन करने के लिए और वो बदनाम नहीं होगी। अब अगर हम फिगर निकाल लें ना, बलूचिस्तान में तो पूरे बलूचिस्तान में अगर एक बंदा किसी ऑपरेशन के दौरान FC के हाथों कत्ल हो जाए तो आप समझ लें कि कोई तूफान है, पता नहीं बहुत बड़ा कोई तबाही मच गई है। अब पंजाब का अगर उठाएं तो हर ज़िले के अंदर डेली बेसिस पे कई पुलिस मुकाबले हो रहे होते हैं, उनका कहीं जिक्र ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी हुई है। अब वो ठीक हो जाएगी कि जब मकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चार्ज ले लेगी और अपने तौर पे ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, ये जो 6 जमाती गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा वहाँ पे शेयर मिल गया है, मुस्लिम लीग नून का भी शेयर है, नून और पीपल्स पार्टी मौलाना का भी शेयर है। तो अभी ये आप समझते हैं कि जी पुरुमीद हैं कि जी अभी मामला सेटल हो जाएंगे? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। एक तो ये है कि वो जो लोग हैं ना वो तो टोटल 1500-1600 हैं, अब तो एस्टेब्लिश है ना, यानी उनसे जो लोग वापस आए हैं, कौमी धारे में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है और हमें भी पता है वहाँ पे मकामी होने की वजह से कि ये क्या सूरत हाल है। तो 1500-1600 बतों का कोई सियासी स्टेक नहीं होता, वो एक आप समझिए दहशत क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको टेरर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनका वो पेनिट्रेशन उस लेवल पे होती नहीं है। लेकिन जो ये जो आप बात कर रहे थे ना, अब लोगों में ना पहले तो ये था कि जो हमारा नेशनल मीडिया है ना, ये अपना रोल मैं बड़े अफसोस से अक्सर कहता हूँ नहीं अदा कर रहा था कि ये जो है ना इस इशू को काउंटर करने की बजाय ये उसको हवा दी इसने जब भी दी है। मैं तो इस बात पे पहुँचा हूँ नतीजे पे। लेकिन अभी ये जो हमारा सोशल मीडिया आया है ना, इसने बलूचिस्तान के नौजवान को भी और इसने बलूचिस्तान के लोगों को भी अब काफ़ी ज़्यादा शऊर दे दिया है। वो अब जानना शुरू हो गए हैं कि जी ये जो हमारे हकूक़ का अगर कोई मामला है ना तो ये स्टेट के साथ नहीं है, ये है कहीं इधर ही हमारे इर्द गिर्द। ठीक है ना, तो वो उस वजह से उन्होंने यो इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो दिया है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ अपना जो है वज़न डालने की कोशिश की है और डला भी है। तो बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है कौम परस्तों को इस वक्त। अगर ये सिलसिला मैं कहता हूँ आगे वाले कुछ और दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जो कि एक उम्मीद की बहुत ज़बरदस्त किरण है और मैं मायूस नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू की और हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी डेफिनेटली होगी। लेकिन ये था आज का प्रोग्राम और इस पर मीशत पे और लॉ एंड ऑर्डर पे जो गुफ्तगू की अब्बास दस्ती साहब ने, वो क्लियर है कि जी अभी जितने भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे है वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो अब होपफुल हैं कि अभी ये गवर्नमेंट आई है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये मिलकर बलूचिस्तान के इशू को जो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो चुके हुए हैं उनसे आगे लेकर चलेंगी और मज़ीद जो एहसास महरूमी है उसका जो उनको फीलिंग्स हैं वो ख़त्म करने में कामयाब होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।